इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरों का, जिसमें आज आपको बताएंगे पाकिस्तानी ड्रोन पर पीएम की मीटिंग में क्या बात हुई और आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी मंत्रियों को क्या मंत्र देने वाले हैं। दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने से तबाही मची, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। साजिश ने एक बार फिर फैलाए हैं पंख, आतंक ने एक बार फिर भरी है उड़ान। आखिर जम्मू में कहां से आ रहे हैं इतने ड्रोन? तो जम्मू में एक बार फिर ड्रोन ने मचाई है सनसनी। कल रात से आज सुबह तक जम्मू में 3 जगह ड्रोन देखे जाने की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने 3 बार आसमान में रोशनी को ब्लिंक करते हुए यानी कि टिमटिमाते हुए देखा। पहला ड्रोन रात को 9:23 पर जम्मू के मीरा साहिब इलाके में देखे जाने की खबर है। लोगों के मुताबिक दूसरा ड्रोन सुबह 4:40 पर देखा गया, जबकि तीसरा ड्रोन सुबह 4:52 पर देखे जाने का दावा किया है स्थानीय लोगों ने। सेना और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं और अभी तक ड्रोन देखे जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 ड्रोन देखे जाने के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लोगों ने इन्हें स्पॉट किया रात को 3 बार। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से 4 तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 4 दिन में 4 बार क्या ड्रोनें देखी गई हैं। जम्मू एयरबेस पर पहली बार वहां पर हमला हुआ था एयरफोर्स के स्टेशन पर टेक्निकल एरिया में। फिर दूसरी बार आप देख रहे हैं किस तरह से कालूचक में इंडियन आर्मी के बेस के पास देखा गया था और उसके बाद मीरा साहिब में देखा गया है अब। तो कुल मिलाकर 4 दिन में 4 बार ड्रोन देखे गए हैं, जिसमें कालूचक भी शामिल है, जम्मू भी शामिल है। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, 3 जगह पे एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ पुलिस और आर्मी है वो क्या बता रहे हैं इस बारे में? अमित, जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि दरअसल इसको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद इसको स्कैन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिरकार ये यूएवीज कहां स्पॉट हुए। जहां मीरानगर, कालूचक का आसपास का एरिया, इन सभी जगह जो 3 अलग अलग टाइम पर ये स्पॉट हुए, दरअसल उसकी आइडेंटिटी क्या है, इसीलिए इसको स्कैन किया जा रहा है। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शेयर की गई ताकि वो ऑन ग्राउंड जाकर लोकल लोगों से पूछताछ कर सके और फिर उसके बाद उसे वेरीफाई कर सके। गंभीरता इस बात की भी है क्योंकि यूएवी आईडी को लेकर इस समय सबसे बड़ा थ्रेट जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और इसीलिए जो आसपास का एरिया है, चाहे कालूचक हो, कुंजवानी हो, मीरानगर हो, उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट का पूरा एरिया है या नेशनल हाईवे, इन सभी को गार्ड करने के लिए डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कहीं से भी अगर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, यूएवी दिखाई देता है, तो स्नाइपर्स या जैमर्स के जरिए उसे जैम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में इंडियन आर्मी लगातार लोगों को यह बात भी कह रही है कि अगर आपको कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी लोकल पुलिस को दें या फिर उसके पास जो पास में कंपनी ऑपरेटिंग बेस है उसको दे, ताकि हर चमकती हुई चीज को वो यूएवी ना समझे। इसीलिए हिदायत भी दी जा रही है और सतर्क रहने के लिए कहा भी जा रहा है हमें। जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि लोगों से कहा भी गया कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जिसको लेकर आपको संदेह हो, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो तुरंत इस बारे में जो लोकल अथॉरिटीज है उसको जानकारी दी जाए। लेकिन 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि पिछले 4 दिन में 4 बार कहां ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। पहली जो खबर आई थी वो थी जम्मू एयरपोर्ट पर जो एयरफोर्स का बेस है वहां अटैक हुआ था ड्रोन के जरिए और इसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कालूचक जो आर्मी बेस है वहां पर संतरी जो रहते हैं तैनात, क्विक रिस्पांस टीम ने कुछ ब्लिंक करते हुए रात को देखा और उसके बाद वहां पर फायरिंग की, उनको भगाया गया। तीसरे दिन भी दिखाया और उसके बाद बताएं चौथी बार यानी कि कल रात को भी कुछ इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। मनीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जो ड्रोन स्पॉट होने के मामले सामने हमें आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में पिछले 4 दिन में क्या कोई भी इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं, कोई इस तरह की सिस्टम को तैयार किया गया जिसके जरिए इनको रोका जा सके, साथ ही साथ दिखते हैं तो इनको मार गिराया जा सके, और वो क्या है?
अमित, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय जम्मू एयरपोर्ट पर इंस्टॉल की गई है और साथ में जो एनएसजी के जवान हैं वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस होकर वहां पर हैं। लेकिन क्योंकि एक पूरा बड़ा एरिया है और इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत ही क्लोजनेस होने की वजह से यहाँ पर जो काउंटर मेजर्स हैं उनको जरूर अपनाया जा रहा है, जिसमें स्नाइपर गन, जैमर्स और बाकी तकनीक है, ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी का अगर यूएवी कोई आता है या हेक्साकॉप्टर है या क्वाडकॉप्टर है तो उसको ब्लॉक किया जा सके, वहीं गिराया जा सके। लेकिन एक चैलेंज इस बात का भी है कि इसको लेकर जो इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम है, चाहे वो डीआरडीओ ने तैयार किया एंटी ड्रोन सिस्टम जिसकी रेंज करीबन 3 किलोमीटर इफेक्टिव है, उसमें 8 किलो शॉर्ट किल की क्षमता है। उसके अलावा एनएसजी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पर चलने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम है। दरअसल ये जैमिंग और उसके बाद जो जीपीएस लोकेशन है उसको ब्लॉक तो कर सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अभी नहीं है। इसीलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उनको ये खासतौर पर हिदायत दी गई है कि जो एरिया है उसको कंट्रोल करते हुए अगर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो क्यूआरटी या फिर सेंट्री पोजीशन पे जो स्नाइपर्स हैं या फिर जैमर्स हैं उसकी मदद से उसे ब्लॉक किया आपका कहना है कि एक तरफ हमने जैमर्स लगाए हैं, दूसरी तरफ हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया और साथ ही स्नाइपर्स को भी हिदायत दी गई कि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर नजर आता है तो उसको आप मार के गिरा सकते हैं। तो ये है हमारी तैयारी ड्रोन से निपटने के लिए। लेकिन एक बड़ी तैयारी और भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों को लेकर अलर्ट मोड में है और ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और यह बैठक जम्मू में आर्मी और एयरफोर्स इंस्टॉलेशन पर ड्रोन हमले की कोशिश के मद्देनजर बुलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.25 घंटे चली बैठक में देश के सामने नए सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक पॉलिसी बनाने का फैसला किया गया है। इस पॉलिसी के दायरे में ड्रोन, यूएवी अटैक जैसी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करना है यह तय किया जाएगा। अलग अलग मंत्रालय, विभाग इस नई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को भी अहम भूमिका दी गई है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन की किसी भी हाईटेक चाल से बचने के लिए सेनाओं को मॉडर्न बनाया जाएगा। सूत्र यह भी बताते हैं कि तीनों सेनाओं को ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जरूरी उपकरण, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कहा गया है। बैठक में सुरक्षा बलों को आधुनिकीकरण, उपकरण और मुहैया करवाने के लिए और साथ ही साथ फील्ड में अधिक युवाओं को और स्टार्टअप को यहां पर जोड़ने के लिए भी चर्चा की जा रही है। जम्मू में रणनीतिक ठिकानों के आसपास ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले को आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी जांच एनआईए कर रही है। भविष्य में ऐसे हाईटेक सुरक्षा खतरे फिर पैदा ना हो, इस बारे में पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है और हर पहलू पर बात की गई है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए तीनों सेनाओं और डिफेंस रणनीतिकारों के आगे भी बैठक होती रहेंगी, जिसमें दुश्मन देश की मंशा, संभावित खतरों, आतंकवादियों के हाथ लगने वाली टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी और साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। सेना पहले से ही भविष्य की चुनौतियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा कनेक्टिविटी साइंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, इसके अलावा लेजर साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो तकनीक और साइबर टेक्निक पर काम कर रही है और तीनों सेनाओं को मानव रहित विमानों के हमलों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक पर फोकस करने के लिए कहा गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, हाई लेवल मीटिंग हुई है, नए पॉलिसी पर काम हो रहा है, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि लगातार 4 दिन तक जम्मू में स्पॉट किए जा रहे हैं ड्रोन। निश्चित तौर पर ये एक गंभीर चिंता का विषय है सरकार के स्तर से और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर भी एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन ऐसे ड्रोन की अगर बात करें तो वो खतरा ज्यादा बड़ा हो जाता है और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। और 2019 आप देखें तो पंजाब में ड्रोन ऐसे बहुत सारे स्पॉट हुए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, लेकिन तब वहां से सिर्फ हथियार भेजे जाते थे। अब ये मामला उससे एक कदम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जम्मू का मामला जैसे हमने देखा और 2020 में भी ऐसी चीजें हुई थी, 2021 में भी कई बार ऐसा हुआ है। तो उस लिहाज से और सरकार लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि बड़े छावनी के तौर पे है और उस लिहाज से तैयारी और खासतौर पर आप देखें तो इसमें तकलीफ बहुत करना होगा, पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नई पॉलिसी अगर कारगर होती है तो ऐसे में R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा इस फील्ड में और साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है एंटी ड्रोन सिस्टम को, अगर आप जमीन पर लागू करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर दिल्ली से एक और है।
थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम को 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। वर्चुअल माध्यम से सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात के साथ साथ संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर चर्चा होगी और साथ ही कुछ मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा किया जाएगा। इस बार की मंत्रिपरिषद ऐसे समय में हो रही है जब राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कल रात दर्दनाक हादसा हुआ। घटना में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति झुलस गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट की यह घटना पूर्वी दिल्ली के शहादा इलाके में हुई है जिसके बाद आग लगी। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया है। घटना शहादा के फश बाजार इलाके की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के शाहदरा में फर्श बाजार इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये ब्लास्ट कितना खतरनाक था, कितना भयानक था कि इसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई और 5वां शख्स बुरी तरह से इसमें जख्मी हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि आखिरकार इस ब्लास्ट की वजह क्या है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां पर ब्लास्ट हुआ है काफी संकरा इलाका है, छोटा एक इलाका था जहां पर ब्लास्ट का इंपैक्ट ज्यादा हुआ और इसने आसपास के लोगों को चपेट में ले लिया। हमारे साथ जतिन शर्मा जुड़ गए हैं। जतिन, आपके पास क्या और जानकारी आ रही है और इसके पीछे क्या वजह है, क्या यह सामने आया है? जी देखिए, अभी तक की जांच में सामने आया है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ये दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल इसी दुकान में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस रिफिल करने का काम किया जाता था और इसी घर नुमा दुकान के पीछे की तरफ एक परिवार किराए पे रहता था। उसी परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक लालचंद जो कि 25% बर्न है, उसको अभी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। और आप देखेंगे बहुत छोटी सी ये खिड़की है, इस खिड़की के जरिए एक शख्स को तो बाहर स्थानीय लोगों ने रात में निकाल लिया, लेकिन 4 लोग अंदर ही फंसे रह गए। पुलिस का भी ये कहना है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडी पे कोई इंजरी तो नहीं है, लेकिन काफी संख्या में जो धुआं है वो उन्होंने अपने इनहेल कर लिया, उनकी बॉडी में चला गया, जिस वजह से अनकॉन्शियस हुए। और जब फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचा, उन 4 को भी बाहर निकाला गया, नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप देखेंगे उनका पूरे परिवार जो पलंग यहाँ पे पड़ा हुआ, इसी पे रात को वो सो रहे थे क्योंकि घटना तकरीबन 12 से 12:15 बजे के बीच की है। हालांकि पुलिस का ये कहना है इस मामले में अब पूरी जो जांच है वो की जा रही है। पुलिस टीम भी अभी यहाँ पर पहुंची है, अंदर से फॉरेंसिक के सैंपल्स भी यहाँ से लिए गए हैं। ये पूरा इलाका बहुत कंजेस्टेड है, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके से दुकान चलना वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई और लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर रहा है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी का भी ये कहना है कि हर पहलू पर इस मामले में जांच की जा रही है कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर जो है वो गैस रिफिलिंग करने का काम किया जा रहा था, वो भी उस इलाके में जो कि बहुत कंजेस्टेड है, मकान एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं। चश्मदीदों का भी ये कहना है तकरीबन 4 साल से ये दुकान यहाँ पर चल रही थी। हालांकि मकान मालिक से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि दुकान पहले चल रही थी लेकिन काफी समय से बंद थी। तो दोनों ही पक्षों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है, लेकिन इस आग ने एक परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। एक लालचंद है जो कि छोले कुलचे बेचने का काम करता है, वो भी घायल है। उसका भी ये कहना है कि रोजाना इस इलाके में इस तरीके से दुकान चल रही थी और उसी का खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ा। पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और हर पहलू पर इस मामले की जांच की जा रही है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले में अब जवाब तलब किया है। इसके लिए ट्विटर को 2 दिन का वक्त दिया गया है। स्थायी समिति ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में 2 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मंगलवार को स्थायी समिति की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक के दौरान अकाउंट ब्लॉक करने का मुद्दा उठाया गया। मंगलवार को संसद की स्थायी समिति की बैठक के दौरान सदस्यों ने ट्विटर की इस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को 1 घंटे के लिए बंद किया था और साथ ही इस मामले में उन्हें चेतावनी भी दी थी। बैठक के दौरान समिति के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा कि ट्विटर ने उनके साथ भी ऐसा किया था। थरूर ने समिति को इस बारे में ट्विटर से जवाब तलब करने का निर्देश दिया है।
इस बीच ट्विटर को बैक टू बैक कई मुकदमों का सामना करना पड़ा है। ट्विटर को जहां एक तरफ रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का अकाउंट ब्लॉक करने के मामले में जवाब देना है, वहीं अपनी वेबसाइट पर गलत नक्शा दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, गाजियाबाद और साथ ही साथ भोपाल में भी केस दर्ज किया गया है। भोपाल में साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज किया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक अलग से केस दर्ज किया है। ट्विटर पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का आरोप है और इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत, आईटी एक्ट के तहत ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और इससे पहले गाजियाबाद में वायरल वीडियो मामले में भी ट्विटर पर धार्मिक भावना बिगाड़ने का केस दर्ज किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू कल दिल्ली पहुंचे थे और उन्हें कल ही राहुल गांधी से मिलना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब माना जा रहा है कि आज वो राहुल गांधी से मिल सकते हैं। हालांकि कल जब राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। राहुल जी एक सेकंड सर, मीटिंग है क्या? सिद्धू के साथ मीटिंग है कल टुमारो सर, टुमारो सर, टुमारो नहीं सर, कल है क्या? कल कोई मीटिंग है राहुल? और पिछले कुछ दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच तनातनी चल रही है। पार्टी के अंदर बवाल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति की तरफ से 10 जून को राज्य के सीएम अमरिंदर सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। समिति ने यह साफ कर दिया है कि राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर ही बने रहेंगे। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल गांधी से अगर मुलाकात करते हैं तो यह पंजाब कांग्रेस के अंदर मची कलह को खत्म करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है। अब कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना की 3rd वेव का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इस खतरे से निपटने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के जरिए सुरक्षित करना। और इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने अब अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में आने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की फार्मा कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करके मंजूरी दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। WHO ने मॉडर्ना की वैक्सीन को पहले मंजूरी दे दी है। WHO के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 94% से ज्यादा असरदार है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद अब 4थी वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध होगी वो है मॉडर्ना की, जिसे DCGI ने जून में ही विदेशी वैक्सीन के लिए नियमों को ढील देते हुए मंजूरी दी है। DCGI ने कहा था कि अगर किसी वैक्सीन को अमेरिका, यूरोप, UK, जापान या फिर WHO ने मंजूरी दे दी है तो उसे ब्रीजिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है और ब्रीजिंग ट्रायल में छूट विदेशी कंपनियों को वैक्सीन का भारत में लोकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा और यह सीधा मार्केट में इमरजेंसी यूज के लिए आ सकती है। मॉडर्ना वैक्सीन की खास बात यह है कि इसमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए मैसेंजर RNA प्रोग्राम सेल्स इम्यूनिटी तैयार की जाती है। यह वैक्सीन कई देशों में पहले ही पसंद रही है और क्लिनिकल ट्रायल में भी इसका असर 90% से ज्यादा नजर आ चुका है। करीब 12 करोड़ अमेरिकियों को फाइजर और मॉडर्ना की यही RNA में वैक्सीन लगाई गई है और अब तक इसमें सुरक्षा से जुड़े कोई भी मुद्दे सामने नहीं आए हैं। ये जो लाइसेंस मिला है ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी, उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको ख़त्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोनिका अरोड़ा जुड़ गई है। गोनिका, अब उम्मीद क्या की जा सकती है कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो तो इमरजेंसी के लिए आएगी, लेकिन आम लोग कब तक इसको पा पाएंगे? देखिए, अभी सिप्ला ने क्योंकि अप्लाई किया हुआ था इसके इमरजेंसी यूज के लिए मॉडर्ना के, और अब क्योंकि अप्रूवल जो है वो सरकार की तरफ से मिल गया है, अब जैसे ही सिप्ला, क्योंकि अभी फिलहाल जो शुरुआत में कहा जा रहा है कि डोनेशन के रूप में ये वैक्सीन आएगी और उसके बाद जो बड़े स्तर पर इसका इम्पोर्ट है वो यूएस से यहाँ पर इंडिया में किया जाएगा। फिलहाल सिप्ला की तरफ से जो वैक्सीन वहां से लाई जा रही है उस वैक्सीन को पहले जो 100 लोगों पर को जब इंजेक्ट किया जाएगा तो उसका जो सेफ्टी असेसमेंट है सिर्फ उसका जो सबमिशन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास करना होगा सिप्ला को। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो नॉर्मल तरीके से जैसे कि बाकी 3 वैक्सीन का किया जा रहा है वैसे किया जाएगा, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन यहाँ भारत की वैक्सीन है, इसके लिए उनका ट्रायल किया गया था, लेकिन
स्पुतनिक जब बाहर से आई और क्योंकि मॉडर्ना की mRNA यहाँ से आ रही है, ऐसे में उनको किसी तरीके के ट्रायल की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही अप्रूव्ड वैक्सीन है। और अभी अगर कहें तो इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 94.1% है। हालांकि इसके स्टोरेज को लेकर यह है कि ये काफी लो टेम्परेचर पर स्टोर करनी होती है, लेकिन वो तब होता है जब उसको जो इसे 7 महीने के लिए स्टोर किया जाता है। इसके साथ साथ एक और एडवांटेज भी है इस वैक्सीन का, और आमतौर पर देखा जाता है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन को जब खोल दिया जाता है उसके वायरस को, तो उसी वक्त इसके लिए अलग से एक कोल्ड चेन भी तैयार करना पड़ेगा ताकि इतने कम टेम्परेचर में इस दवाई को रखा जा सके, और साथ ही साथ लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा कि जब वो खरीद पाएंगे मॉडर्ना की वैक्सीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू के रामबन में भीषण आग लगी है और आग 12 घरों में लगी। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। तो जम्मू के रामबन में भीषण आग लगी है और इस आग की चपेट में आकर 12 घरों को नुकसान पहुंचा है। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने भयंकर तरीके से इस आग ने एक के बाद एक 12 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में खासतौर पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है घरों को बनाने में। ऐसे में अगर आग लगती है तो लकड़ी ज्यादा तेजी से आग पकड़ती है और यही वजह है कि एक घर से 12 घरों तक ये आग पहुंच गई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।